नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब देश में महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए और धर्म की राजनीति बढ़ जाए तो वही बेस्ट टाइम होता है युवाओं को लेक्चर देने का। भारत के युवाओं को रोजगार भले ना मिले, रोजगार को लेकर उन्हें तरह तरह के लेक्चर जरूर दिए जा रहे हैं। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को लेक्चर दिया, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। 2023 में इंफोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति लेक्चर दे रहे हैं कि युवाओं को एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। इन जूतों और चप्पलों पर ही आप नजर डाल लीजिए। जनता के पांव में चप्पलें घिसी हुई हैं और जूते ज्यादातर डुप्लीकेट ब्रांड के हैं। भारत की असंख्य जनता के पांव इसी तरह से भरे नजर आते हैं। जिस भारत के लोग मुश्किल से 25,000 महीने का भी नहीं कमा पाते, उनके पांव में भारत की समृद्धि इसी तरह घिसी पिटी छलकती नजर आती है। इसी साल अप्रैल 2023 में जयति घोष और सीपी चंद्रशेखर ने हिंदू बिजनेस लाइन में अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे लोग अपनी पसंद का काम नहीं करते हैं। इनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। अप्रैल से लेकर जून 2019 के बीच स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों की जितनी कमाई थी, जून 2022 में वो कमाई काफी कम हो गई। ये उतना ही कमा सकते हैं जिससे कि बस जी सकें। जब किसी तरह जीने लायक कमाएंगे तो भारतीयों के पांव ऐसे ही नजर आएंगे। अर्थशास्त्री जयति घोष का बयान भी रिपोर्ट में छपा है, जहां वे कह रही हैं कि आप मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं। अगर आप महंगाई की वृद्धि को इस आंकड़े के साथ देखेंगे तो पाएंगे कि बढ़ोतरी काफी कम है। असल में अधिकतर भारतीयों की कमाई घट रही है। कमाई की बात मत करो, उसके घटने की बात मत करो, केवल काम करने के घंटे की बात करो। काम नहीं मिल रहा है उसकी भी बात मत करो। क्या इन लोगों ने यह मान लिया है और यही सच है कि धर्म की राजनीति ने भारत के युवाओं को सोचने समझने के लायक नहीं छोड़ा है? अब उन्हें कुछ भी लेक्चर दिया जा सकता है। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें लेक्चर नहीं मिला है, वे नरेंद्र मोदी और नारायण मूर्ति से संपर्क कर सकते हैं। वैसे जिस वाक्य में नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की आपको नसीहत दी है, उसे एक बार ठीक से सुन लीजिए। माई रिक्वेस्ट इज दैट आवर यंगस्टर्स मस्ट से दिस इज माई कंट्री, आई वॉन्ट टू वर्क 70 आवर्स अ वीक। मेरी गुजारिश है हमारे नौजवानों को कहना चाहिए, यह मेरा देश है, मैं एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप दर्शक इस बात पर ज्यादा जोर दें कि यह मेरा देश है। क्या यही शर्त नारायण मूर्ति पर लागू होती है कि यह मेरा देश है, उन्हें ज्यादा सैलरी पर इंजीनियरिंग की नौकरी देनी चाहिए? जो बात गलत है उसे देश के नाम पर सही ठहराने की बात की जा रही है। यही नारायण मूर्ति क्यों नहीं कहते कि यह उनका भी देश है? और कितनी बुरी बात है कि 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं, उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। क्या यह हालत युवाओं के 70 घंटे काम नहीं करने से हुई, या इसका कारण उन आर्थिक नीतियों में है जिनके सहारे बड़े बड़े उद्योगपति और अमीर होते जा रहे हैं और ज्यादातर जनता और गरीब होती जा रही है? नारायण मूर्ति ने बड़े उद्योगपतियों से नहीं कहा कि उन्हें कहना चाहिए कि यह हमारा देश है, हम लोग 14.5 लाख करोड़ का लोन चुकाएंगे, क्योंकि गरीब लोग ना चुकाएं तो उनकी कमीज, उनकी जमीन तक नीलाम कर दी जाती है। यह ट्वीट तृणमूल कांग्रेस की सांसद जवाहर सरकार का है। इन्होंने रिजर्व बैंक के डेटा के आधार पर लिखा है कि पिछले 9 साल में 14.5 लाख करोड़ लोन गायब हो गया। 2014 के पहले के 10 साल की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से 1.5% लोन अगर ना चुके तो बहुत बुरा नहीं माना जाता, मगर मोदी सरकार में 7 से 11% बैड लोन हो गया। 1.5% से ऊपर की हर राशि लूट की राशि है। इस पर नारायण मूर्ति या बड़े उद्योगपति क्या राय रखते हैं? उद्योगपतियों को क्यों नहीं लेक्चर देते हैं कि सारा लोन चुकाओ समय पर, अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, युवाओं के पास भी पहुंचेगा? इस दौर में कौन क्या कह रहा है, कहां से तीर चला रहा है, किसके लिए तीर चला रहा है, जरा आंख कान खोलकर रखिए।
और लखनऊ से आया यह वीडियो देखिए। दयालु भारत सरकार 25 रुपए किलो प्याज बेच रही है और कृपालु जनता लाइन में लगकर प्याज खरीद रही है। इस जनता ने टमाटर के लिए भी लाइन में लगकर साबित कर दिया कि जब भी लाइन में लगने का मौका मिलेगा वो निराश नहीं करेगी। प्याज की इस लाइन की रिपोर्ट गोदी मीडिया नहीं करेगा, मगर इस लाइन के जरिए दिन रात काम करने वाली जनता की आर्थिक हालत का अंदाजा आप लगा लीजिए। फिर नारायण मूर्ति को बुलाकर इन्हें लेक्चर दिलवाइए। ये वो लोग हैं जो सीमित और बहुत कम सैलरी या मजदूरी पर काम करते करते जवान से बुजुर्ग हो गए, बल्कि जो जवान हैं वो भी मेरी तरह ही बुजुर्ग लगने लगे हैं। 30 रुपए किलो 50 का 2 किलो हर व्यक्ति को दिया जा रहा है। मंडी में महंगा मिल रहा है जी 60, 70, 80 रुपए किलो हो गया। तो ये सरकार की तरफ से जी सर। अच्छा नहीं, लेकिन मजबूरी है, देना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट को यही करना था पहले उतार दिए तो थोड़ा इतना महंगा थोड़ा ना होगा मंडी के अंदर। इतना जो रोड के रेट खराब किए हैं और जो है अगर अच्छा करना था तो पहले ही अगर उतार दिए होते मंडी में इतना महंगाई भी नहीं होती और जो है अच्छा का लोगों को मिलता भी नहीं। दिक्कत तो है, मजबूरी में लेना पड़ रहा है। अच्छा क्या सड़ा गुला प्याज दे रहे हैं, मजबूरी है, महंगाई की वजह से खाना पड़ रहा है। प्याज महंगा होता है तो क्या होता है हम ठीक से नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि गरीब और मजदूर तबके के लोग प्याज की कचौड़ी खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। उनकी कचौड़ियां कितनी महंगी हो जाएंगी। खासकर आज ही कमर्शियल सिलेंडर 100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया, तो इसका असर प्याज वाली कचौड़ी और समोसे पर कितना पड़ेगा। जो लोग रोटी और प्याज खाकर गुजारा करते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी लोगों को मीडिया से बाहर कर एक ऐसा भारत दिखाया जा रहा है जो केवल और केवल मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। बाकी उसे कमाई और रोजगार से कोई मतलब नहीं। 70 घंटे काम करने के इस नारायण संवाद पर हम आज अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं, लेकिन लाइन प्रिय हो चुकी भारतीय जनता का दर्शन भी कराते रहेंगे। एक जनता लखनऊ में प्याज के लिए लाइन में है तो मुंबई में भी एक जनता है जो 2000 के नोट बदलवाने के लिए लाइन में है। इस जनता ने बात नहीं की, मगर 2 मिनट के इस वीडियो को आप मौन रहकर शुरू से अंत तक देखिए। आप पाएंगे कि आपके भीतर भी एक लाइन है, जैसे कभी उनके अंदर एक गीतकार ने फकीरी का दर्शन किया था। आप इस वीडियो में लाइन के दर्शन कीजिए। बस हम इस वीडियो में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज लगा रहे हैं, यह बताने के लिए कि अब इस देश की जनता मूर्छित अवस्था में है। लेकिन अगर उसे अस्पताल की जगह किसी लाइन में लगा दिया जाए तो वह अच्छा महसूस करने लगेगी। हमने 26 अक्टूबर को एक वीडियो में दिल्ली के रिजर्व बैंक के बाहर से ही ऐसी ही सुंदर लाइन दिखाई थी। जिस तरह से मीडिया ने इस लाइन को गायब कर दिया, उसी तरह से इस लाइन में खड़ी जनता ने अपने भीतर से जनता और उसके सवालों को गायब कर दिया है। मुंबई के उस दर्शक का बहुत शुक्रिया जिसने हमारे लिए जनता नाम की लापता प्राणी का यह वीडियो रिकॉर्ड किया है। यह वीडियो भी आज का ही है, चंडीगढ़ का है। यहाँ की लाइन छोटी है, मगर लोग इधर भी 2000 का नोट बदलवाने के लिए लाइनों में हैं। नारायण मूर्ति बता दें कि लोगों के लाइन में लगा देने से उनके काम करने के कितने घंटे बर्बाद हुए। मगर यह तो जनता है ही नहीं, होती तो पूछ लेती, वरना यही जनता कम से कम ट्वीट तो कर ही देती। नारायण मूर्ति कभी भी नहीं कहेंगे कि अस्पताल से लेकर रिजर्व बैंक के बाहर लाइन में लगी जनता के काम करने के कितने घंटे का नुकसान हो रहा है। सरकार मुआवजा दे, एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। नारायण मूर्ति जैसों का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन कह देंगे कि सोना नहाना भी देश के विकास में बाधक है। प्रधानमंत्री तो सोते नहीं, वो तो लगातार काम करते हैं। जिन्हें आप हीरो बनाते हैं वही एक दिन आकर आपको जीरो बनाने लग जाते हैं। यह मुंबई लोकल है। जिस वक्त मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड किया सुबह के 4:45 बज रहे थे। हम सभी जानते हैं कि काम पर जाने के लिए मुंबई के लाखों लोग इस लोकल का इस्तेमाल करते हैं।
हर शहर में लोग काम करने के अलावा 2 से 3 घंटा आने जाने में गंवाते हैं। इन घंटों का भी काम करने का हिस्सा माना जाना चाहिए, मगर नहीं गिना जाता। हम नहीं जानते कि सुबह सुबह 4 बजे जागकर अपने घर से निकला कोई मुंबई वासी सोने के पहले तक काम करता रहता है या 8 घंटे बाद घर लौट आता है। दिन में उसकी नींद की क्या हालत होती होगी। कमाई उसकी इतनी कम है कि लोग एक नहीं 2-2, 3-3 और काम करते हैं। ऐसे लोग जो पहले से ही 70 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, उन्हें आप लेक्चर नहीं दे सकते कि आपका देश है, आप 70 घंटे काम करें। उद्योगपतियों को क्या लगता है कि सूरज के उगने से पहले निकल चुकी इस ट्रेन के भीतर कोई नहीं जाग रहा? सब धर्म के नशे में अपनी बुद्धि त्याग चुके हैं। भले ही उद्योगपति और राजनेताओं को लगता है कि जनता ऐसी ही है, मगर उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। देश तो इन उद्योगपतियों का भी है। जब भारत सरकार ने 2018 में चुनाव से पहले कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया, तब झट से स्वागत करने लग गए। तब क्यों नहीं कहा कि आम जनता को टैक्स से ज्यादा राहत मिले? उसके पास जीवन और परिवार के लिए समय और पैसा नहीं है। 2015 में नारायण मूर्ति ने कहा था कि अगर अमीर लोग अधिक टैक्स देंगे तो देश की आर्थिक हालत सुधारी जा सकती है। उन्होंने मांग भी की कि अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए। क्या 2018 में नारायण मूर्ति ने कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध किया था, या उनकी कंपनी ने टैक्स छूट को अस्वीकार कर दिया था? ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली। ट्विटर पर और मीडिया रिपोर्ट में इन्फोसिस और आईटी कंपनियों में शुरुआती सैलरी को लेकर काफी कुछ छपा है। नारायण मूर्ति ने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया है। हमने उसी मनी कंट्रोल के रिसर्च से यह जानकारी ली है। 2012 में इन्फोसिस में फ्रेशर को, यानी नई नौकरी वाले को, साल का 2.25 लाख मिला करता था, यानी महीने का कोई 23,000, यानी उससे भी कम। उस साल सीईओ को साल में 80 लाख रुपए मिलते थे। 10 साल बाद फ्रेशर की सालाना आय बढ़कर मात्र 3.6 लाख हुई, यानी महीने का 30,000। और सीईओ सलील पारेख को वित्त वर्ष 2022 में जो पैसा मिला वो था 79 करोड़। हर महीने 6.5 करोड़ से भी अधिक की सैलरी। पिछले साल उनकी आय में कुछ कमी आई है और 56.5 करोड़ मिले हैं। जिस अवधि में सीईओ की आय 835% बढ़ी, यानी फिर से दोहराता हूं, आय 835% बढ़ी, उसी अवधि में फ्रेशर की आय मात्र 45% ही बढ़ी। इस वक्त जो फ्रेशर इन्फोसिस ज्वाइन कर रहा है, उसकी सैलरी 10 साल पहले की तुलना में कम हुई है या ज्यादा हो गई है? इस पर नारायण मूर्ति कभी बात नहीं करेंगे, मगर हम कर रहे हैं। आज आप ज्यादातर युवाओं को होम डिलीवरी का काम करते देखेंगे। वे बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते हैं, फिर भी सम्मानजनक कमाई नहीं है। अपने घर आने वाले किसी भी होम डिलीवरी बॉय या गर्ल को देखिए, पता चलेगा कि ये युवा कितने मेहनती हैं। 70 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं, अपने ही देश के लिए करते हैं। लेकिन क्या उनका यह देश उन्हें सम्मानजनक जीवन दे रहा है? कभी मॉल में सेल्स गर्ल और बॉय की सैलरी पूछ लीजिएगा, कितने घंटे से खड़े हैं, बैठे नहीं हैं, यह भी पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा। इनकी औसत सैलरी महीने की 20,000 भी नहीं होती है। हमने आपको एक पुराने वीडियो में फ्रांस में होने वाले प्रदर्शनों का विश्लेषण दिखाया था। वहां की सरकार पेंशन देने की हालत में नहीं है, तो बस इतना सा नियम बनाया कि अगर पेंशन पूरी पानी है तो कुछ और साल काम करने होंगे। मगर लोग उसके विरोध में सड़कों पर आ गए और फ्रांस में भयंकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। नारायण मूर्ति को वहां जाकर लेक्चर देना था कि फ्रांस की जनता को 1 नहीं 3-4 साल और काम कर लेना चाहिए ताकि पेंशन मिले। दुनिया में बहस चल रही है कि काम के घंटे कम किए जाएं, काम के बाद परिवार के लिए समय मिले, काम और जीवन के बीच संतुलन बने। लेकिन भारत में जानबूझकर यह बहस नहीं चलाई जाती। जनता को किसी तरह धर्म और मंदिर के मुद्दे में उलझा कर रखना है ताकि उसका शोषण इस हद तक होता रहे कि उसे सोने का समय भी ना मिले। नारायण मूर्ति ने यह भारत नहीं देखा होगा। उस भारत से पूछिए शहर और महानगर का क्या मतलब है।
यह महानगर के भीतर का एक कस्बा लगता है, जहां की जिंदगी रात के सन्नाटे में इस तरह खाली दिखती है। इन छोटी छोटी दुकानों में लोग घंटों काम करते हैं, बिना किसी ब्रेक का काम करते हैं। इनके जीवन में परिवार नहीं, छुट्टी नहीं। आज का भारत उस राजनीति की चपेट में है जो दिन रात परिवार के संस्कार की बात कर रहा है, परिवार की संस्था के मिट जाने का रोना रोता है, धर्म के लिए चिंता करता है। मगर उस राजनीति से आप पूछिए कि लोग 70 घंटे काम करेंगे तो परिवार की संस्था के लिए समय कहां से आएगा? क्या यह राजनीति नारायण मूर्ति के बयान का विरोध करेगी? हुआ उल्टा, वह चुप रह गई, क्योंकि ये उद्योगपति भी बदले समय में भारत सरकार को लेकर अब सवाल नहीं करते, चुप रहते हैं। फ्रांस में कानून बना है कि दफ्तर के बाद कर्मचारी से आप संपर्क नहीं कर सकते। यह कानून इसलिए है कि उसे परिवार के साथ समय बिताने का वक्त मिले, इससे काम बेहतर होता है। 2021 में पुर्तगाल में कानून आया कि दफ्तर के बाद दफ्तर से कोई फ़ोन नहीं जाएगा। अगर फ़ोन किया जाएगा तो दफ्तर पर दंड लगेगा। जिनके माँ बाप बुजुर्ग हैं उन्हें घर पर रहकर काम करने की छूट मिलेगी और घर से काम करने वालों का इंटरनेट बिल भी कंपनी भरेगी। कितनी कंपनियां बिजली और इंटरनेट का बिल देती हैं भारत में? पूछिए। यह सब इसलिए किया गया पुर्तगाल या फ्रांस में कि काम करने वाला खुशहाल जीवन जी सके। दुनिया इस तरह के नियम बना रही है कि अगर किसी कर्मचारी का बच्चा है तो उसके 8 साल के होने तक वो घर से काम कर सकता है। पुर्तगाल में बना है ऐसा नियम। इधर को इंडिया में आदमी को बैल बनाने पर बहस की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ के सख्त मौसम में भी डटे रहते हैं और काम करते करते हाड़ मांस गला देते हैं। क्या इन लोगों को कभी आराम मिलता होगा? इनके लिए आराम का यही मतलब है कि आज काम नहीं मिला, शायद भूखे रहना होगा। ज़्यादातर भारतीयों का यही अनुभव है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट है, भारतीय दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोगों में से हैं। वे ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं और जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम कमाते हैं। दिल्ली के फुटपाथ पर सो रहे इन लोगों की मेहनत का जवाब नहीं। बस इन्हें पता नहीं कि कोई नारायण मूर्ति लेक्चर दे रहे हैं कि युवाओं को 70 घंटे काम करने चाहिए। इस ठेले पर सो रहे इन दोनों दोस्तों को भी नहीं पता कि भारत में बहस के नाम पर बकवास चल रहा है। 2019 में भारत सरकार ने नया लेबर कोड बनाया। मजदूरों को शायद नहीं पता, इसके तहत दिन में 12 घंटे काम लिया जा सकेगा और सप्ताह में 48 घंटे। मगर नारायण मूर्ति तो इस कानून के खिलाफ जाकर 70 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं। कंपनियों के भीतर अपना ही कानून चलता है और लोगों को ओवर टाइम ना मिले इसके लिए नए नए तरीके खोज लिए जाते हैं। मगर सड़कों पर मेहनत करने वाली करोड़ों की जनता बिना ओवर टाइम के ही फुल टाइम काम कर रही है। एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में ज़्यादातर लोग महीने में 25,000 भी नहीं कमाते। इस हद तक यह गरीब देश है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान है कि भारत प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से $2,000 भी नहीं कमाता है। क्यों है ऐसा? कॉरपोरेट अच्छी सैलरी क्यों नहीं देते? इस पर नारायण मूर्ति शायद नारायण नारायण कर जाएंगे। इसलिए 70 घंटे काम करने की बहस खतरनाक भी है और फालतू भी है। इतनी चीज़ें हैं बात करने के लिए। नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट खराब हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां रह गई हैं, पक्की नौकरी गायब हो रही है। इसे लेकर नारायण मूर्ति कभी बात नहीं करेंगे। अब तो कई सारे रिसर्च हैं हमारे सामने कि ज़्यादा काम करने से लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जो औरतें सप्ताह में 55 घंटे से ज़्यादा काम करती हैं उनमें भी डिप्रेशन का प्रसार देखा गया है। जो औरतें 30 से 40 घंटे काम करती हैं उनमें डिप्रेशन कम देखा जाता है। आपको सही जानकारी नहीं दी जाती है। नारायण मूर्ति हैं तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं और आप इन लोगों की जीवनी पढ़ने लग जाते हैं। ज़रूर पढ़िए, मगर थोड़ा संदेह और सवाल के साथ, तभी आप इनके जीवन से ज़्यादा सीखेंगे। मनी कंट्रोल को दिए गए अपने इंटरव्यू में जनाब ने कह दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन नेताओं ने उद्योगपतियों के साथ बैठकर तय किया कि हमें फिर से इस देश को खड़ा करना होगा और इसके लिए कुछ साल तक हर जर्मन ज़्यादा काम करेगा। आप तक बात पहुंचेगी तो आप इसे सही भी मान लेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 1 नवंबर के हिंदू बिजनेस लाइन में जयंत पंकज ने लिखा है कि जर्मनी और जापान के बारे में मूर्ति का बयान पूरी तरह से ठीक नहीं। एक वेबसाइट है आवर वर्ल्ड इन डेटा इस नाम से, उसके आंकड़ों का अध्ययन कर जयंत पंकज ने बताया है कि जर्मनी में
1951 के बाद से काम करने के घंटों में काफी कमी आई। जापान में 10 वर्षों की अवधि के दौरान काम करने के घंटों में उतार चढ़ाव देखे गए। इसलिए इन देशों में काम करने के घंटों और उत्पादकता के बढ़ने के बीच कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं देता है। आज की जर्मनी की भी बात कीजिए। 2018 की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है। जर्मनी की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन की मांगों को स्वीकार किया गया और 28 घंटे के वर्किंग वीक को मंजूरी मिली, यानी एक सप्ताह में 28 घंटे ही काम करेंगे। साथ ही उनकी आमदनी में 4.3% की वृद्धि हुई। यह समझौता देश के बड़े उद्योगपतियों और मजदूरों के बीच हुआ था। 1920 से ही यूरोप में हफ्ते में 48 घंटे की शिफ्ट को मंजूरी मिली थी। फिर वर्ल्ड वॉर II के बाद जर्मनी और जापान जैसे देशों में इन संघर्षों और अधिकारों में और तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। 1978 में जर्मन मजदूरों ने 6 हफ्ते की स्ट्राइक करके हफ्ते में 35 घंटे की शिफ्ट की मांग रखी और फाइनली 37.5 घंटे का स्टैंडर्ड स्वीकार किया गया। इसके पीछे का तर्क यह भी था कि तकनीकीकरण से अब कम समय में प्रत्येक मजदूर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर भी बनाने थे ताकि बढ़ते उत्पादन का लाभ सभी को मिल सके। इसलिए काम के घंटों को हमेशा वेतन से जोड़कर देखना चाहिए, जो पश्चिम में प्रत्येक घंटे के हिसाब से बढ़ता ही रहा है। कई स्टडीज के अनुसार मजदूर के वर्किंग कंडीशंस अच्छे हों, यानी कम काम के घंटे और अच्छा वेतन हो, तो उनका मोटिवेशन और उनकी प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ती है। 1 मई को जो लेबर डे मनाया जाता है वो दरअसल इसी 8 घंटे की शिफ्ट को कानूनी रूप से लागू कराने की जीत से आता है। 8 घंटे काम, 8 घंटे नींद और 8 घंटे लेजर। वहीं भारत में रोजगार के साथ साथ रियल वेजेस गिरते रहे हैं। वहीं काम के घंटे नए लेबर कोड्स के कानून में कानूनी रूप से बढ़ा दिए गए हैं, जहां नए कानून में अनपेड ओवर टाइम काम कराने के लिए कई सारे प्रावधान या मैं कहूं बहाने मौजूद हैं। बात अगर हमारे लगभग 95% मजदूरों की हो जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं उनकी करें, तो उनमें तो कई रिपोर्ट्स के अनुसार 14 यहां तक कि 16 घंटे काम करना भी आम मिलता है। यहाँ तक कि जो नए किस्म के ऐप आधारित गिग वर्कर्स हैं उनमें भी 16-16 घंटे काम करने की रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसमें भी महीने में सिर्फ 15,000 ही कमा पा रहे हैं। तमाम असुरक्षाएं भी मौजूद है। उम्मीद है इन्फोसिस के लोग 70 घंटे काम नहीं करते होंगे, नहीं तो उन्हें नारायण मूर्ति को पत्र लिखना चाहिए कि वे देश के लिए 70 घंटे काम करना चाहते हैं, कृपया हमारी सैलरी और कम कर दें। आपने ठीक सुना, आज की जनता का कोई ठिकाना नहीं। वो कह भी सकती है कि सैलरी कम कर दें, जैसे नारायण मूर्ति कह सकते हैं कि युवाओं को 70 घंटे काम करने चाहिए। जैसे युवाओं के सामने रोजगार का भरमार है, बोगस बातों की भी हद होती है। हम आपको 1940 की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं। उस वक्त ब्रिटेन के आपूर्ति मंत्री ने आपात रूप से तय किया कि लोग 7 दिन काम करेंगे। तो इस टाइप से सोचने वाले लोग तब से हैं। इसके विरोध में 30 अगस्त 1940 के अंक में द स्पेक्टेटर ने लिखा कि यह एक जाना हुआ तथ्य है, इंडस्ट्रियल रिसर्च बोर्ड का अध्ययन है कि ज्यादा घंटे काम करना आर्थिक रूप से सही नहीं है। ब्रिटेन में लेबर सांसदों के संगठन ने युद्ध के दौरान काम के घंटों के असर को लेकर अपने एक अध्ययन में पाया कि ज्यादा घंटे काम करने से रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, उत्पादकता नहीं बढ़ती है, बल्कि एक शोध में यह भी दिखाया गया कि जब काम करने का वास्तविक घंटा 58.2% से 51.2% प्रति सप्ताह हुआ तो कुल उत्पादकता में 22% की वृद्धि देखी गई। तो लोग यह बात 1940 में जान गए थे, युद्ध के दौरान ही, मगर इधर लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि 70 घंटे काम कीजिए। युद्ध के समय आपात स्थिति होती है, उस समय में भी अधिक काम करने के घंटे का तर्क बोगस और बकवास साबित हो चुका था। इस समय तो भारत में युद्ध जैसे हालात भी नहीं हैं। हाँ, गरीबी और महंगाई ने लोगों की जिंदगी को जरूर युद्ध में बदल दिया है। वे किसी तरह मरते मरते जी रहे हैं।
यह बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट है। 1 नवंबर को अपने ट्वीट में सांसद महोदय लिखते हैं कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद से भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक महीने खाने का अनाज दे रही है, उस देश के विपक्षी नेता लाख लाख रुपए का एप्पल फोन उपयोग कर रहे हैं। जय हो। सांसद महोदय को पता है कि एप्पल के फोन की बहस बिल्कुल अलग है। सवाल है कि किसी के फोन में जासूसी करने के लिए हमला कौन करवा रहा है। यह बयान बहुत खतरनाक है। 9 साल के शासन के बाद 80 करोड़ लोग अगर मुफ्त राशन पर निर्भर हैं तो इसका मतलब है कि आर्थिक तरक्की का फल उन तक नहीं पहुंचा। वही लोग हैं जो प्याज के लिए लाइन में लगते हैं। भारत में ज्यादातर लोग जो काम करते हैं उनके काम करने के घंटे बहुत ज्यादा हैं। उन्हें लेक्चर देना कि 70 घंटे काम कीजिए उनका मजाक उड़ाना है। यही नहीं, सरकार के मंत्री 27 अक्टूबर को अपने ट्वीट में इस बात का जयगान कर रहे थे कि एप्पल भारतीय हो गया है क्योंकि टाटा कंपनी अब एप्पल बनाएगी। जिस विस्ट्रॉन से टाटा ने ओवरटेक किया है उसके बारे में दिसंबर 2020 की एक खबर बताता हूं। विस्ट्रॉन ताइवान की एक कंपनी है। नारायण मूर्ति के शहर बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर कोलार जिले में विस्ट्रॉन इंफोकॉम के 43 एकड़ के एप्पल आईफोन प्लांट पर कर्मचारी हिंसक हो गए। उन्हें काफी समय से पूरी तनख्वाह नहीं मिली थी। कोविड के लॉकडाउन के बाद उनकी आय में कमी कर दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को मिलने वाले 15 से 21 हजार की तनख्वाह में भी 7 से 9 हजार तक की कटौती हुई थी। शिफ्ट की अदला बदली के दौरान हिंसा हो गई जिसमें फैक्ट्री को काफी नुकसान हुआ। 125 लोग गिरफ्तार हुए थे। कोलार प्रशासन ने कहा है कि कर्मचारियों ने हमारे सामने कोई मांग नहीं रखी, ना ही कंपनी ने कोई बात बताई। बाद में कर्मचारियों ने वेतन ना मिलने और ओवरटाइम न दिए जाने की शिकायत की। इसलिए कहता हूं कि गोदी मीडिया मत देखा कीजिए क्योंकि वहां कोई भी इतनी मेहनत से आपको इतनी सारी बातें नहीं बताएगा। हमने काफी मेहनत की है इस रिपोर्ट को बनाने में। आप हमेशा हमारा वीडियो पूरा देखिए। हम भी बहुत काम करते हैं। कई बार काम खत्म हो जाने के बाद भी उतना ही काम करते रहते हैं। पत्रकारों का काम कभी खत्म नहीं होता, उसी तरह डॉक्टरों का भी काम कभी खत्म नहीं होता। वे लोग भी 17-17 घंटे 16-16 घंटे काम करते हैं। भारत में रोजगार की बहस बदलनी होगी, वरना ये लोग आप युवाओं को धर्म के नाम पर इस तरह बदल देंगे कि आप बैल होने लायक भी नहीं बचेंगे। मैं बैल की बुराई नहीं कर रहा। आज के अमर उजाला में खबर छपी है कि बैल के बल से बिजली तैयार करने का प्रशिक्षण हो रहा है। बल्कि कोई उद्योगपति आप युवाओं को यह भी बोल सकता है कि आप लोग बैल बन जाइए, कम से कम बिजली बनाने के काम आ सकेंगे। हम जानते हैं कि भारत का नौजवान अगले 3-4 महीने मंदिर के उद्घाटन और उसकी राजनीति में व्यस्त रहेगा। आप युवाओं से हमें यही उम्मीद है। आप हमें कभी गलत साबित नहीं कर सकते, इसलिए सारा काम छोड़कर इसी में लगिए। मगर काम करने के घंटे को लेकर, नौकरी नहीं मिल रही है, कम सैलरी की नौकरी मिल रही है, इन सब सवालों को लेकर उसके बाद सोचिएगा कि धर्म की राजनीति ने आपको क्या दिया, कैसे सवाल दिए और कैसी बहस चलाई। अभी नहीं, 20 साल बाद सोचिएगा। वैसे गोदी मीडिया के ज्यादातर लोग भी कई घंटे काम करते हैं, मगर उस मीडिया का हाल देख लीजिए। अच्छी खासी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। नमस्कार, मैं रविश कुमार।